ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई है। और प्रीवियसली हमने सिंक्रोनस काउंटर्स डिस्कस कर लिए थे और हम लोग अप डाउन काउंटर पे आ गए थे, जो मैंने अभी डिस्कस करना स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा, व्हेन वी कंसिडर अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर, तो एज इट्स नेम इम्प्लाइज के इट विल परफॉर्म सिंक्रोनस काउंटिंग, बट it will do addition and सब्ट्रैक्शन बोथ। यानी कि यहाँ पे काउंटिंग क्या होगी, यहाँ पे काउंटिंग अप भी होगी और काउंटिंग डाउन भी परफॉर्म होगी। रही बात अप काउंटिंग की, तो अप काउंटिंग के अंदर तो कॉन्सेप्ट वही पुराना है जो कि हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। जो अभी हमने इससे पहले सिंक्रोनस काउंटर देखा था, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है अप काउंटिंग के लिए। वेरेस डाउन काउंटिंग की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। अब अगर इस डायग्राम को नोट करें तो इधर हमारे पास एक ये पिन दी हुई है जिसपे मेंशन है अप एंड डाउन बार। इट मीन्स के पूरा सर्किट एक तरफ और ये कनेक्शन एक तरफ। वो इस वजह से बिकॉज हमारे पास जब हम लोग अप काउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वन प्रोवाइड करना होगा ताकि आपका काउंटर जो है वो अप काउंटिंग परफॉर्म करे। अब क्यों यहाँ पे वन प्रोवाइड करना होगा, बिकॉज प्रीवियसली हमारे पास जब नॉर्मल सिंक्रोनस काउंटर था तो ये जो क्यू नॉट था ये डायरेक्टली सेकंड पे क्या हो रहा था, सेकंड के इनपुट से कनेक्ट हो रहा था और उसके अलावा क्या था कि भाई गेट के थ्रू सिर्फ वो कनेक्शन हो रहे थे। अगर मैं प्रीवियस काउंटर देखूं, ठीक है, मैं नॉर्मल अगर काउंटर की बात करूं, दिस इज 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर, तो यहाँ देख सकते हैं क्यू नोट डायरेक्टली J1 पे जा रहा था, देन उसके बाद फिर ये गेट्स लग के आगे जाता था। ठीक है, अब जब मैं यहाँ अप डाउन काउंटर की बात कर रहा हूँ तो इधर हमारे पास ऑपरेशन की बात करेंगे तो ये क्यू नॉट डायरेक्टली J1 पे नहीं जाएगा, बल्कि ये क्यू नॉट जाएगा इस एंड गेट से होता हुआ। इस एंड गेट पे ऐसा क्या है, तो इस एंड गेट पे एक इनपुट आ रहा है अप साइड का। जब इसको क्या होगा, जब इसको वन मिलेगा कि भाई अप काउंटिंग करनी है, काउंटिंग काउंट अप करना है, तो ही ये क्या करेगा, तो ही ये आपको आउटपुट हाई देगा। यानी कि जो भी आउटपुट यहाँ पे होगा वो आगे फॉरवर्ड करेगा। बिकॉज अगर मैं इसको वन कर देता हूँ, अब यहाँ पे जो भी इनपुट आएगा वही आउटपुट पे आ रहा होगा। अगर यहाँ जीरो आता है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, और अगर यहाँ वन आता है तो आउटपुट पे वन आ जाएगा। अच्छा, अब काउंटिंग के लिए हम डायरेक्टली क्यू नॉट को J1 से लगाते थे, अब यहाँ पे उसके बिटवीन आ गए हैं दो गेट्स, एंड गेट और गेट। फर्स्ट एंड गेट का पर्पस मैंने बता दिया कि भाई अब जब काउंटिंग हो रही है तो यहाँ से वन आना जरूरी है, ताकि फिर जो भी डाटा यहाँ हो वो आगे एज इट इज ट्रांसफर हो। अब यहाँ से वन आया लेट से, और यहाँ से मैं कहता हूँ जीरो आया, ये इधर जीरो जाएगा, ये पार्ट लो है। यानी कि और गेट से अगर मैं देख रहा हूँ तो J एंड K पे फिलहाल जीरो जा रहा है, नो चेंज। अच्छा, ऑन द सेम साइड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसी और गेट में एक इनपुट आ रहा है यहाँ से जो कि डाउन काउंटिंग परफॉर्म कराने के लिए है। अब अगर मैंने अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर मैंने वन दिया हुआ है तो ऑब्वियस कि यार ये यहाँ पे आके जीरो हो जाना है। यहाँ पे इनिशियली जीरो था तो यहाँ पे वन आएगा, बट ये वन आ भी गया तो इधर तो जीरो आ रहा है, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या होगा, जीरो जाएगा, इट मीन्स नो चेंज। तो ये तो सेम यही कंडीशन हमारे पास आगे नेक्स्ट गेट पे भी हो रही होगी कि जो आउटपुट इधर आएगा वही यहाँ पे जा रहा होगा।
तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं कहता हूँ कि फर्स्ट जब क्लॉक आई तो ये टॉगल हुआ 0 से 1। जब ये 1 होगा तो एट दैट कंडीशन यहाँ पे मेरे पास जब 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास 1 इस इनपुट पे आ जाएगा और ये क्या करेगा, ये इसको टॉगल कराएगा नेक्स्ट क्लॉक के ऊपर। एट द सेम टाइम जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो इधर मेरे पास 0 आ रहा है, यहाँ से भी 0 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये तो मेरे पास क्या हुआ कि यहाँ पे 0 से 1 हुआ, यानी कि अपसाइड काउंटिंग हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे अपसाइड काउंटिंग एक हमने यहाँ पे क्या है कर ली है। अच्छा, अब मैं इसको फर्दर अप लेके आता हूँ कि भाई यहाँ से 1 आए, टॉगल हो गया। अब हमारे पास जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी तो ये क्या होगा, ये टॉगल होके इधर हमारे पास 1 दे देगा, इधर 0 आ जाएगा, यानी कि इनिशियली देखा जाए तो 0 0 0 था। ठीक है, यहाँ से देखें 0 0 0, फिर पल्स आई तो ये 0 0 1 हो गया, तो अब दोबारा पल्स आई, हो गया 0 1 0। तो अब फिलहाल क्योंकि ये पार्ट एक्टिव है और यहाँ से जो भी डाटा है वो आगे क्या करेगा, स्टेट चेंज कर रहा होगा, तो ये 0 0 0 से 0 0 1 हुआ, देन 0 1 0 हुआ। अब मैं कहता हूँ डाउन काउंटिंग करनी है। अब जब मैं डाउन काउंटिंग करूँगा तो अभी ये खड़ा हुआ है कहाँ पे, 0 1 0 पे। अब मेरे पास यहाँ पे जब क्लॉक आई तो इधर मेरे पास क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक तो पहले इधर 0 दे दूंगा क्योंकि डाउन काउंटिंग करनी है, 0 दूंगा तो अब यहाँ पे जो भी आउटपुट होगा वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि यहाँ टॉगल होकर 1 आ गया, ये 1 यहीं रहेगा। और अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो इधर से एक 1 आ रहा होगा, बिकॉज 0 था, इन्वर्ट हुआ, यहाँ 1 आया, और दूसरा 1 यहाँ से आ रहा होगा। ये क्या करेगा, ये इस वाले पार्ट को टॉगल करेगा। प्रीवियसली यहाँ पे 1 था, ये इसको कर देगा 0। देन आगे भी क्या होगा, ये इसी तरह से जा रहा होगा, इधर से हम देखें यहाँ 0 ही आ रहा होगा, तो ये कोई चेंज नहीं है। और इधर से भी देखते हैं तो यहाँ पे भी टॉगल हो रहा है क्योंकि इधर 1 आ भी गया, बट ये पार्ट हमारे पास अगेन क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट उसमें इसको टॉगल कर रहा होगा, बट फॉर द टाइम बिंग इधर क्या आ जाएगा, 0 0 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, पहले हम गए 0 0 0 0 0 1, फिर 0 1 0 हुआ। अब इसको मैंने यहाँ वापस 0 0 1 के ऊपर लेके आया हूँ। तो ये हमारे पास अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर की कंडीशन है। अब इसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हम यहाँ पे कंडीशन ये देखें कि हमारे पास कब काउंट अप आ रहा है, कब काउंट डाउन आ रहा है। जब काउंट यानी पार्ट अप है, जब वेव फॉर्म की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे टॉगल होगा इसी तरह से, इधर मैं आऊँगा, इधर अगेन जब ये 2 बार टॉगल होगा तो यहाँ 1 बार होगा, देन यहाँ 2 बार होगा तो यहाँ 1 बार होगा। तो ये काउंटिंग देखें हम तो 0 0 1, दिस इज 0 0 0, देन 0 0 1, देन 0 1 0, देन 0 1 1, देन 1 0 0। ठीक है, उसके बाद 1 1 0, देन 1 1 1। ठीक है, देन वापस 0 0 0, उसके बाद 0 0 1, देन यहाँ पे आते हैं 0 1 0, काउंटिंग वापस स्टार्ट हो गई है। अब ये 0 1 0 की बात अगर हम करें, यहाँ तक क्लॉक अप थी। एट दैट पॉइंट अगर हम देखते हैं, अगर मैं बिल्कुल इसी चीज़ को ऊपर ले जाऊं तो यहाँ तक तो डाटा मेरे पास आ गया, विच इज 0 1 1। अब मैं जब इधर आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 आ रहा है। जब ये 0 आ रहा है इसकी वजह से काउंटिंग डाउन साइड स्टार्ट होगी। तो मैंने अभी बताया कि काउंट डाउन कैसे होगा,
कि अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो वहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है इस एरिया में, 0 1 0। देखा जाए तो 0 हमारे पास अगर यहाँ देखते हैं तो 1 1 1 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी 0 1 1 की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले यहाँ पे आ रहा था 0 1 0। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यही पार्ट आ रहा है विच इज 0 0 1 एंड 0। तो यहाँ तक ये वैसे ही चला, इधर आए 0 1 0 बिकॉज क्लॉक थी, यहाँ पे क्या हो रहा था, काउंट डाउन स्टार्ट हो गया था। तो जो काउंटिंग आपकी 0 0 1 0 0 0 1 0 चल रही थी वो वापस काउंट होना स्टार्ट हो गई। अब ये जो हमारे पास काउंटर था, इट्स अ 3 बिट काउंटर। और यहाँ नोट कर लें कि जब हमें अप डाउन दोनों काउंटर्स कंसिडर करने हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम कंडीशन देखते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम ओवरऑल सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं तो जब हम अप डाउन की कंडीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर रखनी है कि जब अप डाउन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसमें हमारे पास ये एंड गेट्स देख सकते हैं और ये और गेट, ये क्या होंगे, ये हमारे पास सर्किट में आएंगे और ये बिटवीन जो है उनमें आ रहे होंगे, यानी कि इनपुट और आउटपुट साइड पे यहाँ पे कोई गेट नहीं एडिशनल आएगा, यहाँ पे कोई गेट नहीं, बट उसके अलावा इधर आ रहे होंगे तो परफॉर्म अप डाउन बोथ काउंटिंग। ये 3 बिट है, इसको अगर आप 5 बिट बनाना चाह रहे हैं तो सेम यही पार्ट इधर ऐड होगा, देन फिर एक और सर्किट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा, तो ये 5 बिट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर है। अब यही काउंटर हमें आईसी फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है, जो कि है 74HC190, which is considered to be a high speed CMOS synchronous up down decade counter। उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और भी है, वो ये कि हम अगर डाटा डायरेक्टली डालना चाह रहे हैं तो वो भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, यानी कि डाटा इनपुट का। क्या आप काउंटिंग आप चाह रहे हैं कि जीरो से नहीं स्टार्ट हो, आप चाह रहे हैं कि भाई 0 0 0 1 0 से स्टार्ट होनी है, तो ये हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि हम डाटा इन करके लोड की पिन को क्या करेंगे, यहाँ पे लो दे देंगे, तो ये हमारे पास काउंटिंग जो स्टार्ट करेगा वो सी पॉइंट से करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 काउंटर्स नज़र आ रहे हैं, एक है 74HC190 जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है, दिस इज डिकेड काउंटर। डिकेड काउंटर का मतलब ये है कि ये 0 से 9 तक वर्क करेगा, मैक्सिमम ही 9 तक जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे 74HC191 की तो इट्स अ 16 बिट काउंटर, यानी कि ये 0 से 15 तक वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास सेम वही ऑपरेशन है, बस क्या है इसकी लिमिट ज़्यादा है। ये आपका डिकेड काउंटर, यानी कि पता है कि बीसीडी इक्विवेलेंट वर्क कर रहा होगा, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये 16 बिट काउंटर है। इट मीन्स कि ये 0 से 15 तक जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक इंडिकेशन आएगी कि भाई आपकी जो काउंटिंग है वो आइदर मिनिमम वैल्यू पे है या मैक्सिमम वैल्यू पे आ रही है। तो ये हमारे पास इसके अंदर ऑप्शंस हैं क्योंकि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर, और इस सर्किट को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम जिस तरह से प्रीवियस हमने देखा था जब हम काउंटर डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक पूरा एक मैप बना था, पूरा एक टेबल जनरेट हुआ था जिसमें हर डाटा के ऊपर क्या स्टेट आ रही है वो मेंशन थी। तो अगर सेम यही चीज़ हम यहाँ पे अप डाउन काउंटर के लिए बना लें तो क्या होगा कि हमारे लिए एक जो
इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हो जाएगी। अगर सेम वही टेबल इसके लिए बनाएं और एक बार काउंटिंग अप करें देन काउंटिंग डाउन करें, उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो पूरा ऑपरेशन है ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, किस तरह से काउंटिंग अप हो रही है, किस तरह से काउंटिंग डाउन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास काउंटर का टॉपिक था जो कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और दे आर ऑल प्री डिज़ाइन काउंटर्स। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक और कंडीशन है जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सिस्टम की, तो अप डाउन काउंटर के अंदर अंदर हमने ये कंडीशन देख ली। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने हिसाब से कोई काउंटर बनाना चाहूँ, यानी कि ग्रे काउंटर है, ग्रे कोड काउंटर अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ, या फिर और कोई काउंटर मुझे बनाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास कंडीशन दी हुई है। पर हम उसके लिए भी क्या है, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, उसके डिज़ाइनिंग स्टेप्स होंगे जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट वो काम भी यहाँ पे इजीली हो सकता है। यहाँ तक अभी हमने जस्ट काउंटर के एंड से ये पार्ट कवर किया है। ठीक है, अब हम लोग काउंटर डिज़ाइनिंग भी देखते हैं कि ये तो प्री डिफाइंड काउंटर्स थे, बट ये किस मैकेनिज्म से डिज़ाइन होते हैं ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और अब मैं काउंटर डिज़ाइनिंग की तरफ आ रहा हूँ, और उसके लिए हमारे पास अगर हम देखते हैं तो सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करते हुए हम कोई भी काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। और वो स्टेप्स क्या क्या हैं, वो स्टेप्स अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, स्लाइड ओपन हो जाए, देन वो स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, लेट दिस स्क्रीन शेयर, देन we will see how we can design counters. Okay, I hope screen is shared. नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। Let's wait for a while. हाँ, you should.
It must be shared now. Okay, screen must be shared now. So यहाँ पे काउंटर डिजाइन के स्टेप्स सबको नजर आ रहे हैं? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही Asking अभी। everyone, सर स्क्रीन शो हो ही नहीं स्क्रीन रही। शो नहीं हो रही है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। Wait. Is it shared now? यस सर। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे अब काउंटर डिजाइनिंग की कि भाई वी आर डन विद प्री डिफाइंड काउंटर्स, बट हाउ अबाउट डिजाइनिंग आवर ओन काउंटर जो कि हमारी टर्म्स के ऊपर क्या है वर्क करे। मीन्स वी कैन हैव सम लिमिट्स जो कि शायद किसी भी कॉमन काउंटर में ना हो, या फिर वी कैन हैव सर्टेन कंडीशन जो कि हम अपने काउंटर में इंट्रोड्यूस करवाना चाहें। तो in order to design any counter, there are some steps that we have to follow, and we will discuss all these steps in detail. This is the summary of steps that we are going to follow. जिसमें फर्स्ट स्टेप है कि पहले तो हमें काउंटर सीक्वेंस क्या करनी है, स्पेसिफाई करनी है और उसकी स्टेट डायग्राम बनानी है। यानी कि काउंटर सीक्वेंस स्पेसिफाई करने का मतलब है कि आप किस तरह की बाइनरी काउंटिंग चाह रहे हैं। ग्रे काउंटिंग है, बीसीडी है, बाइनरी काउंटिंग है, या फिर और कोई स्पेशल पर्पस काउंटिंग है। तो यू हैव टू कंसिडर अ स्पेसिफिक काउंटिंग सीक्वेंस और उसके बाद उसकी स्टेट डायग्राम बनानी है। व्हाट इज स्टेट डायग्राम? तो दिस इज स्टेट डायग्राम। अगर यहाँ पे नोट करें, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेट डायग्राम, जो कि क्या होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, देन इट विल प्रोग्रेस। सो अगर हम इसको देख रहे हैं तो इट मस्ट बी अ ग्रे कोड काउंटर। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये ग्रे कोड काउंटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो काउंटिंग है ग्रे कोड की आ रही है। अगर मैं कहता हूँ बाइनरी काउंटिंग आपको रखनी है, देन यू हैव अ चॉइस, आप नॉर्मल बाइनरी नंबर्स यहाँ पे प्लेस कर दें। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि आपको बीसीडी काउंटिंग रखनी है, तो आप यहाँ 4 बिट का डाटा लेके उसको क्या करेंगे, उसको 9 के बाद रीसेट करा देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हो रहा है कि एक स्पेसिफिक नंबर तक ये काउंट जाएगी, देन रीसेट हो जाएगी। दिस इज दी स्टेट डायग्राम। इसको हम स्टेट डायग्राम का नाम देते हैं, जिसमें हम असल में क्या करते हैं, इन अ सर्किल एक काउंटिंग सीक्वेंस डिफाइन करते हैं जो कि हमें यूज करनी है। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है, वी हैव टू डिजाइन अ टेबल। ठीक है, इसी स्टेट डायग्राम को देखते हुए हमें नेक्स्ट स्टेट टेबल डिजाइन करना है। नेक्स्ट स्टेट टेबल नाम तो शायद कुछ अलग चीज लग रही है, बट इट्स नॉट अ न्यू थिंग। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स क्या होंगे, यूज हो रहे होंगे। फर्स्ट टेबल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम प्रेजेंट स्टेट वाले टेबल को कंसिडर करें, तो ये हमारे पास जो एक्चुअल काउंटिंग है उस सीक्वेंस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो ये असल में नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए टेबल बना हुआ है। इसका मतलब ये है, ये तो नॉर्मल टेबल आपका चल रहा है जो कि ग्रे काउंटर का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो नंबरिंग चल रही थी
ये एज इट इज हमारे पास यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट स्टेट टेबल असल में क्या है? नेक्स्ट स्टेट टेबल का मतलब ये है कि इस वैल्यू के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है? तो भाई नेक्स्ट वैल्यू ये थी हमारे पास, तो ये टेबल नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका फायदा ये होगा कि ये हर वैल्यू के सामने उसकी नेक्स्ट वैल्यू न दिखा रहा होगा। मैं इधर आऊंगा तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू ये रही, इस पॉइंट पे आता हूँ तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू ये रही। इसको डिजाइन करने का आसान तरीका ये है कि आप पहले ये टेबल एज इट इज डिजाइन करें, नॉर्मल काउंट वाला। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट टेबल के लिए आप इसी से एक स्टेप आगे जो काउंट चल रही है यहां से इसको स्टार्ट कर दें, ठीक है। और ऑब्वियस है कि ये जो लाइन है ये शायद हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद लास्ट वैल्यू क्या होगी? लास्ट वैल्यू वापस ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट टेबल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट टेबल में हमने क्या किया? एक प्रेजेंट स्टेट टेबल बनाया। नेक्स्ट स्टेट टेबल के लिए सिर्फ एक जो चीज हमने की है वो ये है कि यहाँ पे हमने उसी प्रेजेंट स्टेट में जो नेक्स्ट स्टेट आ रही थी उसको उससे क्या किया? यही टेबल स्टार्ट कर दिया। और ऑब्वियस है कि मैं एक स्टेट आगे अगर टेबल स्टार्ट करूंगा तो वो फिनिश भी एक स्टेप आगे होगा। इधर आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज दी स्टेप 2 जिसमें हमने एक ये नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने ये 2 स्टेप्स देखे हैं जिसके अंदर हमने क्या किया है? फर्स्ट में हमने काउंटर सीक्वेंस और उसकी स्टेट डायग्राम कंस्ट्रक्ट की है, और सेकंड में हमने नेक्स्ट स्टेट टेबल डिजाइन करना देखा है कि भाई हमारे पास नेक्स्ट स्टेट टेबल किस तरह से वर्क करेगा। तो ये पार्ट हमने अभी देखा है। उसके बाद थर्ड में है हमारे पास कि वी हैव टू डेवलप अ ट्रांजिशन टेबल, जो कि ये बताए कि भाई फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे हर ट्रांजिशन पे, कि भाई 000 से 001 आप जा रहे हैं तो भाई फ्लिप फ्लॉप्स पे क्या इनपुट्स होने चाहिए। अच्छा, ये ट्रांजिशन टेबल जो है वो क्या होगा? वो फ्लिप फ्लॉप्स के लिए सेम होता है, यानी कि जेके का अगर है तो एक स्पेसिफिक ये ट्रांजिशन टेबल है जो कि हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल शो हो रहा है फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हमारे पास दिस इज क्यू एन यानी कि इनिशियल स्टेट, दिस इज नेक्स्ट स्टेट, यानी कि ये प्रेजेंट स्टेट को रेफर कर रहा है, ये फाइनल स्टेट को रेफर कर रहा है, और उसके हिसाब से हमारे पास फ्लिप फ्लॉप पे क्या इनपुट्स होने चाहिए ये वो बता रहा है। दिस इज ऑल प्री डिफाइंड कि हमें यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं ये हमें यहाँ पे क्या होगा? ये टेबल हमें ध्यान में रखना होगा कि भाई अगर मेरे पास प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 आ रही है यानी कि नो चेंज है, तो उस वक्त फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स पे क्या होना चाहिए? जे पे 0 होना चाहिए, के पे डोंट केयर स्टेट होनी चाहिए। एक्स का मतलब डोंट केयर होता है। देन नेक्स्ट टाइम मैं अगर 0 से 1 जा रहा हूँ यानी कि सेट ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यार जे पे मुझे 1 करना पड़ेगा तो ही सेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड एट दैट पॉइंट के पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट 1 हो गई है और नेक्स्ट स्टेट मुझे 1 से 0 जाना है, तो आई नो दैट कि मुझे रीसेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि मुझे के पे 1 देना है, जे पे डोंट केयर स्टेट अगेन, कोई उसमें चेंज से फर्क नहीं आएगा। देन लास्ट 1 से 1 यानी कि नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये होगा कि भाई जे तो एज इट इज वही रहेगा, के पे मैं अगर 0 दे दूंगा तो ये नो चेंज स्टेट को फॉलो करेगा। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप था जिसमें हमने क्या किया? फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन टेबल कंसिडर करा है कि ये टेबल हमारे पास क्या है, ये टेबल किस तरह से यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन की कंडीशन यहाँ पे इस तरह से आ गई है। अब अभी मैं यहाँ पे इसको स्टेप 3 तक ही अभी लिमिट रख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्योंकि स्टेप 4 थोड़ा सा कह सकते हैं कि विल टेक सम टाइम, तो इस वजह से
मैं डायरेक्टली अभी स्टेप 4 पे नहीं लेके जा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे इस क्लास में इसको यहीं तक लिमिट रख रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे देखेंगे कि भाई स्टेप 4 में क्या होगा। अभी फिलहाल स्टेप 3 तक अंडरस्टैंड करेंगे या स्टेप 3 में यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे अभी हमने स्टेप 3 तक ये पार्ट डिस्कस करा है। यहीं पे ये सेशन स्टॉप कर रहा हूँ और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं।